जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मनवर्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें भारत की डिप्लोमेसी पे कमर चीमा ने भारत से ही प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है, जिन्होंने भारत का पक्ष रखते हुए भारत की जो आज विदेश नीति है उसके आगे चाइना कैसे पस्त हुआ और चाइना ने कितना व्यापार इस भारत और चाइना के डिस्प्यूट के बाद बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आज भारत की डिप्लोमेसी का जिक्र पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि कोई भी देश भारत की डिप्लोमेसी के आगे आसपास भटकता भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दुनिया से और आखिरी छोटी सी बात ये कि जब दुनिया की आज बात करते हैं तो भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो 130 करोड़ से ज्यादा जनता है यहाँ। तो जब जनता आपस में जुड़ जाती है दुनिया भर में तो बड़ा देश होने का अपना एक फायदा मिलता है। बड़ी इकोनॉमी भी है, छठी इकोनॉमी सबसे बड़ी है हमारी, तीसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की, मिलिट्री है। और इस तरह से बड़ा होने की वजह से भी जो विदेश नीति पर जो ध्यान होता है दुनिया का और जो भारत की विदेश नीति के तरफ जो जिम्मेदारी होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसीलिए आप देखें कि 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस वक्त ये नेशनल मूवमेंट हुआ करता था, उन्होंने 1924 में एक फॉरेन अफेयर्स की सेल बना ली थी। और उसी वक्त आप देखें 1928 में एक ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉलोनाइज्ड नेशंस की। तो जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहां भेजा गया था रिप्रेजेंट करने के लिए। और 1928 से लेकर 1964 तक जब उनकी डेथ हुई, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी के करता धरता रहे। तो उन्होंने फाउंडेशन लगाई एक तरह से, तो बड़ी अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है और आज भी उसी फाउंडेशन पर चल रही है एक तरह से विदेश नीति। तो जाहिर है कि दुनिया जैसे जुड़ेगी आपस में, खासकर लोग जैसे आपस में जुड़ेंगे, जैसे मैं और आप जुड़े हुए हैं, तो जितने बड़े बड़े देश हैं जिनकी जनसंख्या बड़ी है उनकी विदेश नीति भी मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और ज्यादा उसकी तरफ जिम्मेदारी भी नजर आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ठीक है, आपने बड़े अच्छे अंदाज से एलैबोरेट करके हमें एक्सप्लेन किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो चाइना है वो ऐसे समझा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी इशू है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी इशू है, या क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी उतना ही खित्ते में बड़ा फॉरेन पॉलिसी इशू है, या क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया की जो इस वक्त जिसे कहते हैं ना लुक ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं हमारे यहाँ तो वहां कहा जाता है, आपके यहाँ भी जारी बात है एशिया पैसिफिक से एंगेज है ना, इंडो पैसिफिक एंगेज होना और ये सारा क्वाड वगैरह। तो आप क्या देखते हैं इंडिया का बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज क्या है? पाकिस्तान, चाइना, या कि ये जो नई और ओरिएंटेशन हो रही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, तो ये क्या, हाउ डू यू सी दिस, कैसे आप इसको रेट करेंगे और इसको कैसे हमें एक्सप्लेन करेंगे? कमर देखें, पहले आप 50 या 100 साल पीछे जाएं तो फॉरेन पॉलिसी थोड़े से देशों की जिम्मेदारी नजर आती थी। जो यूरोप के देश थे वो दुनिया भर में जाकर कॉलोनाइज करते थे, तो उनकी एक तरह से दुनिया पर क्या नजरिया है, क्या उनके सोच है, वो उस पर फर्क पड़ता था। पर आज दुनिया ज्यादा से ज्यादा जुड़ती जा रही है और उसी के चलते जो विदेश नीति का सबसे बड़ा चैलेंज आज है कमर, वो ये है कि इतनी उलझी हुई जो दुनिया है, जो आपस में इतनी जुड़ गई है अलग अलग तरह से, तो उसमें आसान नहीं है किसी को कहना कि ये देश दोस्त है, ये देश दुश्मन है, ये देश के साथ कंपटीशन है, ये देश के साथ कोऑपरेशन है। सारे देशों का आपस में मुझे लगता है एक अच्छी जो फॉरेन पॉलिसी का तरीका है, उसमें अलग अलग जो खित्ते हैं उनमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा। तो जैसे पाकिस्तान की आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति का कितना बड़ा चैलेंज है। जाहिर है कि पड़ोस में ये मगरूबी एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क भारत के बाद पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पावर है, बड़ी जनसंख्या भी है और मिलिट्री बड़ी पावरफुल है। तो नेचुरली फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है। पर उस बड़े मुद्दे को बड़ा करीब से देखना होगा कि आप देखें अभी कई साल से
फॉर्मल बातचीत नहीं हो रही भारत और पाकिस्तान की, पर उसके साथ साथ अभी अभी आपस में बड़ा अच्छा माहौल बना, तालमेल बन गया कि हिंदुस्तान भारत से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अफगानिस्तान जाएगी और पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया उसके लिए। तो कई तरह की बातें लगातार बराबर बराबर चलती रहती हैं, उसमें कहीं कोऑर्डिनेशन नजर आता है, कहीं कोऑपरेशन नजर आता है, कहीं कंटेस्टेशन नजर आता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। तो एक उसको स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, जब मोज़ाइक कह सकते हैं कि उसमें अलग अलग रंग नजर आते हैं। चीन का भी वही हाल है। चीन के साथ भारत के देखो 2 साल से सीमा पर, बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है, और पिछले ही साल जो आपस में जो ट्रेड है वो 44% बढ़ गया। हालांकि उसके साथ साथ जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो कई 200 से ज्यादा, 272 के आसपास बैन करी है भारत ने चीन की एप्लीकेशंस। तो उसमें भी कुछ एरिया हैं जहां थोड़ी टेंशन है, दूसरे एरिया में कोऑपरेशन चल रही है, कहीं कोऑर्डिनेशन चल रही है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये जो रीजनल, जो खित्ते की पॉलिटिक्स है पूरे हमारे, चाहे वो दक्षिण एशिया की या एशिया पैसिफिक की, उसमें कई जगह आप देखो कि चीन और भारत एक ही जुबान में बात करते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं। तो आज मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतने उलझे हुए जो दुनिया भर के रिश्ते बनते जा रहे हैं, जिसमें कोई एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, तो उसमें इतनी जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें अपने राष्ट्र के हित जो हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से देखा जाए कि नुकसान कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, और अपने लोगों को फायदा हो उसका, साथ में पूरे खित्ते का फायदा हो तो और भी अच्छा है। तो थोड़ी सी ये नई तरह के चैलेंज अब मुझे लगता है कि नजर आते हैं, और वो हिंदुस्तान भारत के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी उतने ज्यादा इतने मुश्किल चैलेंज हैं। जैसे हाल में ही देखो कि वजीर आजम इमरान खान जा रहे थे मॉस्को और वहां लड़ाई छिड़ गई, और कई लोगों ने कहा जाना चाहिए, कई ने कहा नहीं जाना चाहिए, जाके क्या करना चाहिए। तो सारे मुल्कों में ये आज फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है कि एक आसान तरीके से नहीं, आप देख सकते कि इस देश से बात करनी है, इससे नहीं करनी है, सबसे बात करनी है, सबसे कोशिश करना है कि किसी तरह से नुकसान कम से कम हो, रिश्ते अच्छे बने रहे। ये कोशिश मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंज है आज फॉरेन पॉलिसी का। तो इसमें अगर देखा जाए कि नरेंद्र मोदी साहब ने सर जितनी इन्वेस्टमेंट की शी जिनपिंग पे, बड़े विजिट्स भी किए, बहुत मिले भी 18-20 दफा इस सारे टेन्योर में जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे, और इसके अलावा तो लेकिन कुछ बन नहीं पाया। तो क्या इंडिया के अंदर क्या रियलाइजेशन है कि चाइना को कैसे डील करना है? क्या चाइना जो है वो एक परमानेंट एक हेडेक रहेगी, नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई भी हो? क्योंकि इंडिया ने जिस तरह अपने आप को अलाइन किया है अमेरिका के साथ, गो के आप क्वाड का हिस्सा है लेकिन उसका मिलिट्री कंपोनेंट उस तरह नहीं किया, इसलिए आप अमेरिकन वेंट फॉर ऑकस बना लिया, उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना लिया। अभी दोबारा उन्होंने जो है वो यूक्रेन के इशू में भी क्वाड को एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन एक इंडिया ही एक इस तरह है जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। तो आप चाइना जो है उसको किस तरह डील करना है? डिफेंस के जरिए, अलायंसेस के जरिए? आप बकौल इंडिया के चाइना एग्रेसर भी है, जैसे कि एलएसी के ऊपर है, तो क्या इंडिया के अंदर वो रिजॉल्व है, या वो जो मिलिट्री कैपेबिलिटी या जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक क्लाउट मौजूद है इन केस देयर इज चाइना के साथ मामलात खराब होते हैं? क्योंकि जो आपने न्यूट्रलिटी की पोजीशन रखी हुई है उससे शायद इंडिया को वो एक ग्लोबल सपोर्ट मिल पाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको सर? कमर, आपने देखा होगा हिस्ट्री में अमेरिका को कोरिया से हार मानकर वापस आना पड़ा, फिर उसको वियतनाम से हार मानकर वापस आना पड़ा, अभी हाल ही में अफगानिस्तान से उसको हार मान के वापस आना पड़ा। इसमें ये नहीं सोच सकते कि अमेरिका के पास मिलिट्री पावर नहीं थी उस वक्त, जब आज रूस के पास मिलिट्री पावर नहीं है यूक्रेन को हराने की। तो मुल्कों को अपनी अलग अलग ताकतों का, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, जब गुडविल की पावर हो, सॉफ्ट पावर हो, मिलिट्री पावर हो, इन सब का बड़ा सोच के इस्तेमाल करना पड़ता है।